पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हमारे यहाँ औरत कहने की नहीं बल्कि वाकई में मजलूम है। औरत को इंसान का रुतबा तो क्या, जानवर का रुतबा भी नहीं दिया जाता है हमारे माशरे में। भाई ने अपनी बहन को चाकू के 5 वार करके बेदर्दी के साथ कत्ल किया और ये बता दिया कि मैंने इसलिए इसको मारा है कि ये यहाँ किसी लड़के से फोन पे बात करी। शौहर और सास ने न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि सर मुंडवा के घर से भी निकाल दिया। एबटाबाद में जिरगे के हुक्म पर लड़की को जला दिया गया। सबसे पहला नाइंसाफ़ी तो है कि अगर एक लड़की इनकार कर भी देती है कहीं पर, उसके इनकार को और उसकी पसंद को कोई अहमियत नहीं दी जाती। और दूसरा, वो छोटी होती है उस वक्त में, कम उम्र की शादियां होती हैं। मेरा बचपना अब भी कहीं ना कहीं इस उम्र में भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं किसी गोशे में पड़ा हुआ है। काश मैं भी बचपना जीती या फिर वो टीनेज जिसे कहते हैं उसको एंजॉय करती, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के दिन मैं कुछ भी नहीं समझ रही थी। मैं सिर्फ अपने वेडिंग ड्रेस को देख कर खुश हो रही थी कि ये मेरा लहंगा है और इतना अच्छा है, इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पे। और ये ज्वेलरी मेरी है और मैं ये पहनूंगी। मेरी उम्र इतनी थी और उस उम्र के हिसाब से मेरा जिस्म इतना था कि मेरी शादी का जोड़ा मुझे फिट ही नहीं आ रहा था, वो लंबा पड़ रहा था। तो 3-4 लोगों ने उठा के वो मेरे साथ वो गाड़ी में मुझे बिठाया। तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि ये देखो मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ कि सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। जब मेरी रुखसती हो रही थी तो मैं उनसे कह रही थी ना कि बस अब तो मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ तो मुझे वापस जाना चाहिए ना। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं किसके घर जा रही हूँ? ये मेरा घर नहीं हो सकता, मेरा घर तो वहाँ पे है। मुझे लगा मेरे सारे खिलौने मेरे हाथ से किसी ने छीन लिए, मेरा सारा प्यार किसी ने मुझसे छीन लिया, जैसे वो बचपन सारा खो के रह गया। जब मेरा पहला बच्चा हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश थी तो मैं खुद उसके साथ खेलती थी जैसे वो मेरे लिए एक खिलौना सा था मेरा। 20 साल तक की उम्र तक तो मैं 3 बच्चों की माँ थी। बीस साल जितनी तल्ख हकीकतें और तल्ख वाक़यात मैंने झेले हैं और एक एक लम्हा कैद में गुजरता हुआ गुजरा है। तो ये सब फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने कहा तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, तुम्हें बच्चे चाहिए तुम ले लो, पाले मैंने हैं, मेहनत मैंने की है, कोई बात नहीं, तुम तैयार फसल ले लो। मैंने सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन अब नहीं जान छुड़ाई और मैं खुश हूँ। हमारी तो कोई सुनता नहीं है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो लड़कियों के लिए बात कर सके, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिसमें थोड़ा सा भी उसे शर्म झिझक महसूस हो वो बात नहीं बता पाती। मेरा नाम जिस वजह से जाना जाता है वो यहाँ पर एक फ़ीमेल जिरगे का क़याम करना है, जो कि पाकिस्तान बल्कि मैं पूरी पख्तून हिस्ट्री में कहूँगी
कि अपनी नौइयत का पहला ख़वातीन का जिरगा है। असल में जिरगा एक ऐसी गैदरिंग होती है कुछ हमारे बाअसर लोगों की, जो कि एक जगह पर बैठकर वहाँ पर फैसले लाए जाते हैं। लेकिन अब कुछ शक्ल उसकी ऐसी बन गई है कि हमारे मेल जिरगों की नफ़ी कोई नहीं कर सकता अगर वो कोई फैसला ले तो। टू 2013 में हमने बाकायदा उसे ख्वाइंदो जिरगा के नाम से ऑफिशियली अनाउंस किया था थ्रू मीडिया कि अब हमारा अपना एक जिरगा है। हमारे जिरगे को डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा आते हैं। इतना हो चुका है कि इवन गली में आके उसको मारते हैं। वो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको रस्सियों से बांध कर ना चेयर के साथ उसको मारे। हमने कुछ बड़े बूढ़े मर्दों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला उनसे। मतलब समझ लें कैद है, 2 साल से वो कैद है इनके घर में। औरतों का क्या जिरगा होगा, ये उनके ओपिनियंस थे हमारे लिए। जो भी कोई आवाज़ उठाता है अपने लिए तो फिर सबसे पहले तो उस पर यही इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये बदचलन है। तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया कि ये तो मजाक का खेज है, कुछ दिन चलेगा, ये बस ऐसे ही ड्रामा है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा था कि हमने एक कल्चर को चैलेंज किया था, हमने एक बाकायदा पुख्तनवली को चैलेंज किया था, क्योंकि जिरगा सिस्टम या जिरगा हमारे पख्तून मर्दों की शान है। हमें फ़ोन्स आते हैं, हमें कहा जाता है बाकायदा कि इसको छोड़ के एक साइड हो जाओ, तुम्हारा काम नहीं है ये, और तुम इसमें घुसो मत। ये हमारा दूसरा ख़त है, इससे पहले भी हम तुमको ख़त भेज चुके हैं मगर तुम समझने वाली नहीं हो। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितनी बहादुर हो। याद रखो, तुम्हारी हर एक नक्लो हरकत पर हमारी नज़र है। समझ जाओ और आराम से घर में बापर्दा होकर बैठ जाओ, वरना हमारे सरबकफ साथी तुम जैसों से निमटने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके बाद तीसरा ख़त नहीं आएगा। असल में हमारा खैबर पख्तूनख्वा का माहौल ही ऐसा है कि जिसमें लेडीज़ जो है तो बहुत स्ट्रगल करती है। इनको नहीं छोड़ा जाता, इनको नहीं जॉब करने नहीं दिया जाता। एक पर्दे की हदूद तक कायम किया हुआ, अपना आप नहीं शो कर सकते बस। मैं जो है तो खैबर पख्तूनख्वा की हूँ और छोटे से गांव में रहती हूँ जिसका नाम है नासरपुर। मेरे जो है तो माशाल्लाह से 6 बहनें और 4 भाई, जिनमें से एक भाई मेरा पुलिस फोर्स में था। मेरा भाई बाइक चलाता, मैं उसके साथ बाइक पे आती जाती थी। हम बहन भाई ऐसे थे जैसे बस 2 फ्रेंड जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। पेशावर में तो उस वक्त काफ़ी अफरा तफरी थी, दहशतगर्दी का एक माहौल था काफ़ी ज़्यादा, और हर जगह पे जो है तो पुलिस को ही टारगेट बनाया गया था। 6 दहशतगर्दों ने स्कूल में दाखिल होकर हमला किया है। अब से थोड़ी देर पहले जो है जोरदार एक धमाका हुआ है, कोई खुद से हमलावर है जिसे खुद को धमाके से उड़ाया है। तो रात में जो तो ये वाकया हुआ, नाइट शिफ्ट के लिए जा रहा था मेरा भाई और मैं भी साथ जा रही थी। हम दोनों साथ गए। वो अपनी ड्यूटी पॉइंट पे चला गया, मैं अपनी ड्यूटी पॉइंट पे चली गई। बस जैसे ही फिर सुबह की ये रोशनी हुई तो मैं अकेले घर आई। तकरीबन 11:30 का टाइम हो। दहशतगर्दों ने हमला किया। उसकी कमी बहुत फील होती है, बहुत महसूस होती है। यहाँ वहाँ देखती हूँ, कहती हूँ कहीं से अचानक आ जाएगा, लेकिन
जो चला जाए वो कहाँ वापस आते हैं। सबके सर कलम कर दिए गए थे। मेरे भाई के साथ जो एसपी थे उनका सर कलम कर दिया गया था और फिर 3 दिन बाद उसका सर जो है तो गोश्त की दुकान पे लटका हुआ मिलता है जी। सिर्फ एक मेरा भाई वाहिद ऐसा बंदा था जो बच गया था, यानी वो फुल बॉडी उसकी आई थी। लेकिन हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं, मैंने तो मुकाबला करना है, मैं तो एक शहीद की बहन हूँ। इसीलिए हम भी अल्लाह ताला से यही कहते हैं कि हमें शहादत की मौत देना। अजीब सा माहौल लगा था हमें, बहुत अजीब सा। ये ट्राउज़र पहनना कि हम ये कैसे कर पाएंगे, हम ये कैसे ये मेल में ये पहन के निकलेंगे बाहर को। लेकिन जब पहना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, हमने कहा कि ठीक है, जब लड़के कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे दिल से एक डर, खौफ निकाला जाता है। पहले हमें वेपन चलाने नहीं आते थे, हम देखते थे कि ये पिस्टल पड़ी है तो हम झिझक जाते थे कि हाँ ये तो वेपन है, चल जाएगी, हम इसको हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन ये सोचकर मैंने फायर करना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरे सामने जो टारगेट है वो टेररिस्ट है, लिहाजा उसको देखते हुए मेरे अंदर एक जज्बा सा आ गया, मैंने उस पे फायर कर दिया। वो किसी मर्दों से कम नहीं सीखा है, उन्होंने वेपन चलाए, हमने भी चलाए। अगर उन्होंने वो दीवार से छलांग लगा सकते हैं, हमने भी वैसा ही किया। ठीक है या पूरा मसाला का पूरा फ्रूट पे लाते हैं तो अब यस वजन दो। वेरी पकड़ा ना, ओके वेरी नाइस। वजन दो, रस्सी पे वजन दो, रस्सी पे जोर दो। आगे आगे करो, ओके आगे पूरा इस तरह जंप छोड़ोगे ना, ब्रेक छोड़ोगे तब जाओ, ब्रेक छोड़ो, गार्ड साथ रहना, पुश करो, गार्ड गार्ड। आराम से आराम से। बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों की हाल है, ठीक हो? ये बड़ा पता है। पाकिस्तान में तकरीबन 45 लाख से ज़्यादा भट्टा मजदूर हैं। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? इंसानी हकूक़ की जो पामाली है
वो सबसे ज्यादा भट्टा इंडस्ट्री में है। जहाँ बच्चा पैदा हो गया उसी भट्टे पे उस बच्चे की सारी जिंदगी गुजर जानी है। मेरे वालिद ट्रेड यूनियनिस्ट थे, उनको घर बहुत सारे लोग मिलने आते थे, जिनमें ये भट्टा वर्कर्स भी आते थे। तो मैंने अपने वाले से पूछा कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि ये जो ईंटें बनाते हैं भट्टों पे, ये वो लोग हैं जिससे हमारे घर बनते हैं। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि मुझे ले जाए इन लोगों के पास। ज्यादा तादाद औरतों की होती है, मर्द भी काम करते हैं, बूढ़े भी काम करते हैं और बच्चे भी काम करते हैं। इनसे काम करवाया जाता है जबरदस्ती, ये मजबूर होते हैं। और जब वो अपना हक मांगते हैं तो उनको ऐसा इबरतनाक सबक देते हैं कि दूसरा मजदूर मांग ना सके। और जब मैंने अपनी हम उम्र लड़कियों को उस मट्टी में और उस इतने गलीज माहौल में रहते देखा, तो फिर मुझे लगता है कि मैं खुद भट्टा मजदूर बना। जबरी मशक्कत तब शुरू होती है, ख्वाहिश के बगैर तभी काम करवाया जाता है जब वो मकरूज होता है। उस लेबर को रिटेन रखने के लिए, पाबंद रखने के लिए बहुत ड्रग्स जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। मजदूर जो है ना वो यूज टू हो जाए और वो इस जगह को छोड़ के ना जाए। इनको तो ट्रैप करते हैं। क्या क्यों है? कीड़ा लग गया, ये पहला सट लगी। अच्छा, ओए होए की बनाया देते? इन्ने में पत्ता ओए होए ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਰ ਵੀ ਵਿੰਗਾ, ਪੈਰ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ। ਹਾਂਜੀ। कम उम्री की शादियां, रेप, जिनसी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, शनाख्ती कार्ड इनके नहीं होते, बर्थ सर्टिफिकेट इनके नहीं होते, कोई हिसाब किताब नहीं होता। कितनी अजीब बात है, कमज़ोर गुलामों के मुकाबले में गुलाम रखने के लिए भट्टा मालकान ने बाकायदा अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है और वो गैर कानूनी है, कहीं पे रजिस्टर नहीं है, कोई उनकी लीगल हैसियत नहीं है। इसके बावजूद उनको कोई नहीं पूछता। पावरफुल लोग जो कि असेंबलियों में बैठे हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है, जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, ये उनके भट्टे हैं जिनके लंबे हाथ हैं। साहब आप इधर क्या आपकी है हैसियत, पोजीशन, मालिक है, क्या है? आप मुंशी। यहाँ पर एक मजदूर को आपने मारा, यहाँ कमरे में लिटा के मारा, कुछ छितर बना हुआ है यहाँ पड़ा हुआ है। ये आपको बात किसने बताई? उसी मजदूर ने। क्या हमारा हक नहीं है? नहीं। आप जो है ना हमारे काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कारोबार नहीं करें जिसमें आप लोगों को मारपीट करें। चलो भी चल, कोई काम नहीं गए थे, निकलो। हम यहाँ पे कोई बंदा साढ़े लाके ना लगे। अगर आपने बंद नहीं किया साहब मेरी बात सुने, नहीं आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये इस तरह की बात करें। अच्छा ऐसा आराम से बात करें। हमने आपके साथ अच्छा चुप कर जाए। मैं नहीं चुप करती, कराया मुझे चुप। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। आप मुझे हल्फिया ये कह दे यहाँ पे छितर नहीं मारे मजदूर को तो फिर बात मैंने ना किसी को कभी
आपकी बात को मैं इस बात से इनहराफ नहीं कर रहा। मैं जहाँ भी जाती थी मुझे सबसे जो मुश्किल सामना था कि मैं एक खातून, एक लड़की, और मुकाबले में बड़े बड़े ऑफिसर जिनके साथ जाके बात करनी होती थी, और फिर वो जब इग्नोर करते थे फिर मैं उनका दरवाज़ा नॉक करती थी, फिर मैं उनको कहती थी कि मैंने आपको अपनी बात सुनानी है। मेरे गांव की कोई लड़की नहीं है पुलिस फोर्स की, सिर्फ एक मैं ही हूँ। मैं वाहिद हूँ जो पुलिस फोर्स ज्वाइन की हुई है। मुझे पेरेंट्स ने कहा नहीं, हमने एक खो दिया, हम आपको नहीं खोना चाहते। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। जहाँ पे मेरा भाई, मेरा दोस्त चला गया ना, मैंने कहा मैं चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा वतन अजीज़ के लिए जाऊंगी, आपके सर और भी फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कमांडो कोर्स करा कि ना करा? हाँ करे, मेरे को जाना चाहिए। हमारे जगह में ये बड़ा बहादुर बच्चा है, साड़ा बड़ा है वो। सोना अपना बहादुरी से किया शहीद होए। फखर होते लाग रहंदे ना। पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं हटे। ग्रां दा अपने मुल्क दा अपना दिफा कीता, सबको मुद्दा दिफा कीता, शहीद होया। बस ये पहाड़ी इलाके हैं, खुदा ना ख्वास्ता दहशतगर्द लोग कहीं से भी पहाड़ों में से निकल के आ सकते हैं। और ये अभी भी डर है, क्या पता कौन सा किस जगह पे ब्लास्ट हो जाए, टारगेट किलिंग हो जाए। मेरे दिल में बस ये शहीदों का खून है मेरे अंदर, और एक जोश है। मेरे भाई की रूह को सुकून मिलेगा अगर मैं किसी के साथ जो ज्यादती हुई हो उसकी हेल्प कर दूं। मैं नहीं छोड़ूंगी दहशतगर्दों को इस मुल्क पे जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं हिफाजत करूंगी आवाम की। वो कितनों को मारेंगे, मैं चली जाऊंगी, मेरी बहन आ जाएगी, मेरे भतीजे आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, भांजे आ जाएंगे मेरे। मैंने ये फोर्स ज्वाइन की है, कमांडो हूँ, मुझे नहीं कोई हरा सकता। ये लेडीज किसी से कम नहीं है। ये एक मिसाल बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। हो गई बस बस ये सारी। मेरे जो साथी हैं मेरे साथ काम करने वाले कहते हैं ये तो हर वक्त धमकियों में रहती है। तो मैं आधी टांगों पे हूँ, गोलियां मारी गई थी हमें। बेटा मालखान ने मारा था। वो कह रहे थे कि आप इन मजदूरों को आज़ाद कराना छोड़ दें। आई थिंक कि मैं
20 साल, 18 से 20 साल मेरी एज होगी। हाँ भाई की कर हाँ लड़ना तो नहीं ठीक है हाँ जब पता कर क्या चाह बन गई ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਸਿਰ 1400 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਲੂਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 22 ਦਿਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ खौफ उतर गया। मैं चाहती हूँ कि इनके जो बच्चे हैं ना ये डॉक्टर बने, वो वकील बने, टीचर बने, वो हर शोबे में जाएं ताकि इनको एहसास हो, इनको पता हो कि इन्होंने उनकी मदद करनी है अपने जैसे लोगों की। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मेरी जब तक जिंदगी है मैं यही काम करती रहूंगी। मेरा ये मकसद है और यही मेरा ख्वाब है। इस वक्त मैं जा रही हूँ दुरुशखेरा के इलाके में जो कि मटा से थोड़ा सा फासले पर है। एक्चुअली ये बच्ची का केस मेरे पास आया था जब बच्ची के ससुर ने जो कि उसका अपना हकीकी चचा भी था 9 महीने तक उसने जिनसी ज़्यादती भी की और तशद्दुद भी किया और उसका शौहर सऊदी अरब में मुकीम था। फिर जब बच्ची ने आवाज़ उठाई कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे ये सब गवारा नहीं है, मंजूर नहीं है, तो लड़की के सास ने कहा अपने हस्बैंड से कि इसने तो तुम्हारी बदनामी कर दी, इसको मार डालो। लड़के की उम्र जिस वक्त उसकी शादी हो रही थी तो कोई 12 साल की थी। किसी कमरे में बंद किया हुआ था और 52 वार किए गए छुरी के इस पर। एक तो हमने बच्ची को 30-35 लाख रुपए तक की मालियत दिलवाई और इतलाक दिलवाई और बंदे को जिला बदर करवा दिया। أولك خبر ورستو بهذا الشيء شو د کلینه یو سالور کار کیږي نه
سلورو کالونو راځته لږ لږ روانه وسته یو کال نیم چې ډېر روانه چې اوس پکې تا काफ़ी सारे हैं जो कि ज़िंदगी भर दिमाग पे और दिल पे नक्श रह जाते हैं, जिसमें अब बच्चियों को देखते ही बंदे को रोना आ जाता है. دا و چې که استاد خر ستا مخې ته کېناست او راغی نو ته به لکه هغه ته څه ویل غواړې ستا په زړه کې هغه ته څه بړاست زما په زړه کې د ډېر بړاست دی زه چې ما ترې غوښه خوړې وه. कई दफ़ा तो ये होता है कि जब कोई औरत आती है और मुझे देखती है तो वो फिर कहने लगती है कि हम तो मैडम की तरह बनना चाहते हैं और हम आपके जिरगे में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमें भी बना दीजिए मेंबर जिरगे का. इसके अलावा अब तो मर्द हजरात अपनी बच्चियों के भी केसेस लेकर आते हैं, अपनी ज़मीन जायदादों के भी केसेस लेकर आते हैं. मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ बदल चुका है, काफ़ी कुछ बदल चुका है. जो बातें वो मर्दों के सामने नहीं कह पा रही थी वो मेरे पास आके खुल के बता देती हैं. हम अक्सर सोचते हैं ना कि किसी भी औरत में कोई लीडरशिप स्किल नहीं है तो ये गलत है, या फिर हम कहते हैं नहीं हमारी औरत दबी हुई है वो फैसला नहीं कर सकती, तो ये सरासर गलत है. ये नहीं कहना चाहिए कि औरत फैसला साजी नहीं कर सकती. मैं समझती हूँ हम कर सकती हैं.